नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसका पूर्व इतिहास। कि बंगाल में ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। हम देखते हैं कि बंगाल एक मुगल प्रांत था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। और 1707 के समय बंगाल का जो सूबेदार था वो शहजादा अजीम उस शान था। और बंगाल और उड़ीसा का नायब निज़ाम दीवान मुर्शिद कुली खां था। तो बादशाह फर्रुखसियर के समय जो फर्रुखसियर का शासनकाल था वो 1713 से 1719 रहा। और 1713 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नाजिम सूबेदार बनाया गया और 1719 में उसे उड़ीसा भी सौंप दिया गया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार बना। शुजाउद्दौला 1733 में मुगल जो बादशाह था मोहम्मद शाह ने उसे बिहार का कार्य भी सौंप दिया और बंगाल के अधीन अब तीनों प्रांत आ गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों मिलकर एक प्रांत बने। 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। लेकिन 1740 में बिहार के जो नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां, उसने विद्रोह कर दिया और घेरिया नामक स्थान पर सरफराज खां को हराकर मार डाला और खुद बंगाल का नवाब बन गया। अब अलीवर्दी खां क्योंकि युद्ध करके नवाब बना था, इसलिए उसने जो मुगल बादशाह था उसको 2 करोड़ रुपए नजराना दिया और अपने बंगाल की नवाबी को उसने मान्यता प्रदान करवा ली मुगल बादशाह से। इसी समय मराठा जो रघुनाथ राव भोंसले थे, जिसको राघोबा भी कहा जाता है, उन्होंने बंगाल पे आक्रमण किया और उससे चौथ मांगी। लेकिन नवाब ने रघुनाथ राव भोंसले के वित्त मंत्री भास्कर राव को धोखे से मार दिया और राघोबा ने बंगाल में आक्रमण कर लूटपाट की। 1751 में अलीवर्दी खां को उड़ीसा त्यागना पड़ा और मराठों को देना पड़ा। बंगाल और बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपए मराठों को वार्षिक देना स्वीकारा। अब बंगाल में अंग्रेज कैसे आए और उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले 1615 में सर टॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर शाही फरमान प्राप्त किया और मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कोठियां बनाने की अनुमति प्राप्त की। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी हुगली में 1651 में स्थापित की। बंगाल में शहजादा जो शाह शुजा था, जो शाहजहां का दूसरा पुत्र था, उसकी अनुमति से उन्होंने बनाई। 1691 में ही शहजाह की जो पुत्री जल गई थी उसका प्रोफेसर डॉक्टर बॉटम द्वारा इलाज किया गया और अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर अदायगी के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब औरंगजेब के समय क्या हुआ। औरंगजेब के समय अंग्रेज और जो मुगल थे, इनमें आपसी टकराव काफ़ी हुआ। जब क्योंकि कंपनी के अधिकारी मनमानी करने लगे और मनमाना लगान वसूलने लगे, या हम कह सकते हैं कि अपनी मनमानी उस क्षेत्र में करने लगे, तो मुगल अंग्रेज टकराव बढ़ गया और इस टकराव में अंग्रेज पराजित हुए और औरंगजेब ने उनको पराजित करके फीवर आइलैंड में शरण लेने के लिए बातें किया। विवश होकर जॉब चार्नॉक द्वारा माफ़ी मांगी गई। अंग्रेजों को 105 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा और सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम की कोठियाँ उनसे छीन ली गई। 1690 में औरंगजेब ने उन्हें नई बस्ती बसाने की आज्ञा पुनः दे दी। अब फोर्ट विलियम, जिसको कलकत्ता भी कहा जाता है, कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई। शहजादा अजीमुशान ने जो 3 गांव कंपनी को जागीर में दिए। कंपनी ने 1698 में ये 3 गांव खरीदे इनके मालिकों से, सतुंती, कालीघाट और गोविंदपुर। इन 3 गांवों को मात्र 1200 रुपये में उनके मालिकों से उन्होंने खरीदा और जॉब चार्नॉक द्वारा यहाँ किलेबंदी करके फोर्ट विलियम नामक एक बस्ती बसाई गई, जो आगे चलकर कलकत्ता
बना। इस बस्ती के प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट और एक काउंसिल स्थापित की गई। पहले प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर बने हैं। 1717 का शाही फरमान, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है, सर जॉन सरमन ने हैमिल्टन नामक चिकित्सक द्वारा बादशाह फर्रुखसियर को एक रोग से मुक्ति दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 का शाही फरमान कंपनी को प्रदान किया। अब ये 1717 का जो शाही फरमान था, इसमें कंपनी के लिए अत्यधिक सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे अंग्रेज 3,000 रुपये वार्षिक कर अदायगी करेंगे और बंगाल में कोई भी चुंगी दिए बिना वे व्यापार कर सकते थे। एक बार केवल 3,000 रुपये देने थे उनको, और बंगाल में वो कहीं भी कोई भी टैक्स दिए बिना व्यापार कर सकते थे। दूसरा, कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति दी गई, परंतु इसमें सूबेदार की आवश्यकता थी। सूबेदार अगर आज्ञा देगा तो वह 38 गांव खरीद सकते हैं। तीसरा, कंपनी को बंगाल में शाही मुद्रणालय खोलने व सिक्के डालने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे साम्राज्य के हित में हो। ऑर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि 1717 का शाही फरमान था और इसके द्वारा कंपनी को अत्यधिक सुविधाएं प्रदान की गई। अब 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना। हम देखते हैं कि अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 पुत्रियां थी, और उन तीनों पुत्रियों का विवाह उसने अपने 3 जो उपनवाब थे उनके साथ किया। ये 3 उपनवाब थे, पटना का नवाब, ढाका का नवाब और पूर्णिया का नवाब। तीनों ही उपनवाबों की मृत्यु उसके काल में हो गई थी। अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री घसीटी बेगम थी, जो पूर्णिया के नवाब की पत्नी थी। उसका पुत्र था शौकत जंग। शौकत जंग को नवाब के दीवान राजवल्लभ का समर्थन प्राप्त था। सबसे छोटी पुत्री जो पटना के नवाब की पत्नी थी, उसका पुत्र सिराजुद्दौला था, जिसे नवाब को बहुत अधिक प्रेम था, और अलीवर्दी खां ने उसे सिराजुद्दौला को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हुई, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। थैंक यू।